नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। दोपहर के 2 बज चुके हैं और 2 बजते ही वक्त हो जाता है आपकी जितनी भी वित्तीय समस्याएं हैं उनको सुलझाने का, आपसे सीधे जुड़ने का, आपसे सीधे बातचीत करने का। और इसी क्रम में हर रोज हम 2 बजे आपसे जुड़ते हैं और आज हम बातचीत करेंगे म्यूचुअल फंड को लेकर के। जी हाँ, म्यूचुअल फंड को लेकर के अगर आपके मन में कोई आशंका है, कोई दुविधा है और आप प्लानिंग करना चाह रहे हैं अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, रिटायरमेंट के लिए, बच्चों की शादी के लिए, तो फिर किस तरीके से पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, अपने सवाल आप हमें भेजते रहिए और अगले 1 घंटे में कोशिश ये रहेगी आपके सभी सवालों को अपने कार्यक्रम में हम सम्मिलित करें। जुड़ने का तरीका वही पुराना बहुत आसान, 9311121874। ये है हमारा दूरभाष क्रमांक नंबर। हम इस नंबर पे आपको हमको व्हाट्सअप करना है और व्हाट्सअप करते समय सवाल थोड़ा सा विस्तार से लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अपने क्या नज़रिया है आपका, किस लिए निवेश करना चाहते हैं, किस तरह के फ़ंड ले रखे हैं, किस तरह के फ़ंड को आप ऐड करना चाह रहे हैं, तमाम डिटेल के साथ अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो हमारे आज के जो मेहमान होंगे वो उतनी ही विस्तार पूर्वक आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। चलिए, तो आज के मेहमान से आपको सबसे पहले रूबरू कराते हैं। आज के हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ी हैं प्रबलीन वाजपेयी जी, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं। और प्रबलीन जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आपका, बहुत बहुत स्वागत है मनी नाइन के इस मंच में। पिछली बार भी जब आप आई थी तो दर्शकों ने आपकी जो सलाह थी उसको बड़ा पसंद किया था और हमारे लगातार रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्रबलीन जी को जो है दोबारा बुलाया जाए। तो इसीलिए आपसे मैंने निवेदन किया कि एक बार आप लगातार हमारे कार्यक्रम में जुड़ते रहिए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करते रहिए। पहला सवाल तो एक जनरल आपसे जानना चाहेंगे कि अभी ओवरऑल म्यूचुअल फंड को लेकर के किस तरह का व्यू आप आने वाले समय को लेकर के देख रही हैं, और कोई स्ट्रेटजी प्लान करनी हो अगर मान लीजिए 5 साल 10 साल के लिए, तो किस तरह की एक कोई मेथड है क्या जिसको फॉलो करना चाहिए पोर्टफोलियो बिल्डअप करते समय? नमस्कार विपुल जी, थैंक यू फॉर द नाइस वर्ड्स। मेरे ख्याल से जब हम इक्विटी की बात करते हैं, बिकॉज ज्यादातर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को अगर हम देखें तो हम वी ऑलवेज टॉक अबाउट लॉन्ग टर्म। और जहाँ तक नजरिया है म्यूचुअल फंड स्पेस का इस टाइम पे, वो भी एक लॉन्ग टर्म विजन का ही है विपुल जी। सो इट्स मोर लाइक कि आप एक लॉन्ग टर्म जर्नी की तरह इसको देखें एज इन्वेस्टर्स। एंड ऑफ कोर्स जैसे हम सालाना या 6 मंथली एक रिव्यू, एक नजर रखते हैं कि क्या हैपनिंग्स हो रही हैं, आई थिंक वो करना जरूरी है। उसके अलावा आई थिंक द इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज ने काफी स्ट्रेंथ दिखाई है इन टर्म्स ऑफ, आप एसआईपी फिगर्स देखिए, बहुत अच्छा आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर्स ने एक योगदान दिया है। एंड एक ब्रॉडर इकोनॉमी की भी बात करिए तो इंडियन इकोनॉमी, आई थिंक वी आर ऑल सेट टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी अगले 4 से 5 साल में। सो ओवरऑल आई थिंक देयर इज ऑप्टिमिज्म। और अभी भी सबसे बेहतरीन तरीका है अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज को पूरा करने का। बस साथ में बीच बीच में कुछ कुछ हिकअप्स आते हैं, जैसे हमने हाल ही में देखे हैं, कुछ ना कुछ इवेंट्स अनफोल्ड होते रहते हैं। बिल्कुल। सो आई थिंक जस्ट कीप द फेथ एंड कंटिन्यू विद योर, आप अपने गोल्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट को जारी रखिए। तो अपने लक्ष्य के हिसाब से अपनी रणनीति बनाइए और जो है लंबी अवधि का नज़रिया अगर आप रखेंगे तो निश्चित रूप से म्यूचुअल फंड एक बेहतर जो है ज़रिया है जिसके ज़रिए आप एक बड़ा पोर्टफोलियो, एक बड़ी रकम एकत्रित कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड को लेकर के कुछ एक खबरें हैं, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जरा उन खबरों को लेकर के एक छोटी सी टिप्पणी ले लेते हैं। सबसे पहले तो जरा कुछ एक आंकड़े आए हैं वो हम चाहेंगे कि जरा उनको दिखा दिया जाए, और जनवरी महीने के जो आंकड़े आए हैं उन शेयरों के बारे में जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि शेयरों पर लगातार सवाल आते हैं, हम म्यूचुअल फंड पर बात करें या स्टॉक मार्केट पर बात करें। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने जनवरी महीने में किन मिड कैप्स को लेकर के जहाँ पे खरीदारी की है उसको लेकर के कुछ एक आंकड़े आए हैं, ये आप देख सकते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी में खरीदारी हुई है, बैंक ऑफ इंडिया में जो है अपना एक्सपोजर म्यूचुअल फंड्स बढ़ा रहे हैं, पेटीएम में ऊपरी स्तरों से पिटाई के बाद अब यहाँ पर एक्सपोजर बढ़ता हुआ दिख रहा है म्यूचुअल फंड की तरफ से। सेल में यहाँ पे खरीदारी की जा रही है म्यूचुअल फंड की तरफ से, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग उसमें शामिल है, सिंजीन में जो है अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई गई है, वोल्टास में जो है खरीदारी जो है की गई है म्यूचुअल फंड की तरफ से। ब्लू डार्ट एक और ऐसी कंपनी जहां पर हम देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। एनएमडीसी और पिरामल इंटरप्राइजेज, ये वो 10 कंपनियां हैं जहां पर जनवरी के महीने में म्यूचुअल फंड्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। प्रबलीन जी, आपसे जानना चाहेंगे, रिटेल इन्वेस्ट जब ये आंकड़े अखबारों में और तमाम जगहों पे आते हैं तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं क्या उनको इनको देख करके कुछ फॉलो करना चाहिए, या फिर ये अपनी रिसर्च का हिस्सा है, सिर्फ उसी तरीके से इसको देखना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि अगर म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं तो रिटेल इन्वेस्टर्स भी सीधे इन शेयरों में खरीदारी कर सकते हैं? इसको देखने के दो तरीके हैं विपुल जी। पहली बात तो दैट
एज एन इन्वेस्टर, क्योंकि मैं ना ही सिर्फ आपको एडवाइस दे रही हूँ बट आई एम ऑल्सो एन इन्वेस्टर इन म्यूचुअल फंड्स। मैं सच बोलूं तो मेरे ख्याल से मैंने आउटसोर्स इसीलिए किया है कि मैं म्यूचुअल फंड्स के जरिए के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स करूं, ताकि मुझे बहुत ज्यादा ऑन अ डेली बेसिस स्क्रीनिंग ना करनी पड़े कि मार्केट्स में क्या हो रहा है या कौन सा स्टॉक अच्छा कर रहा है या कौन सा नहीं कर रहा है। तो हमने अपना काम जो है एक प्रोफेशनल को दे दिया है, और अब हमारे पास नॉट ओनली एक प्रोफेशनल थ्रू एक्टिव फंड्स बट एक मार्केट इंडेक्स फंड्स का भी ऑप्शन है। सो फ्रॉम अ इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू इन्वेस्टर्स डेफिनेटली पढ़ सकते हैं, इस एक बेसिक ग्लांस करने में कोई ऑब्वियसली नुकसान नहीं है कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ हो रही हैं। बट आई थिंक बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे लेना शायद सही नहीं होगा, बिकॉज एज एन इन्वेस्टर आपकी अगर 5,000 की कोई एसआईपी जा रही है, उसमें से उस फंड का 1%, 0.5% या 2% इस स्टॉक में लगा हुआ है, सो वो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा शायद इम्पैक्ट ना डाले। तो जी आप उतना ही इम्पोर्टेंस दीजिए इस चीज को जितना उसका मतलब बनता है। बिल्कुल। आप अपने करियर में ध्यान देंगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा, रादर देन बहुत क्लोज मैनेजमेंट इस चीज की आप करने की कोशिश करें। बिल्कुल। और जहां तक स्टॉक्स को खरीदने का सवाल है, इस टाइप की बाइंग को देख के वो भी आई थिंक विपुल जी अगेन गलत स्ट्रैटेजी होगी, बिकॉज यानी कि हम एक हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन पे वो डिसीजन लेंगे। फंड बिल्कुल। मैनेजर का क्या नजरिया है, वो क्यों ये डिसीजन ले रहे हैं, कैन बी वेरी डिफरेंट जो एक रिटेल इन्वेस्टर चाहता है अपने पोर्टफोलियो के लिए। तो जो हमारे दर्शक हैं आपके लिए यही सलाह है प्रवीण जी की तरफ से कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए इन खबरों को देखिए, अपने रिसर्च के लिए देखिए, लेकिन आप खुद इन शेयरों में खरीदारी ना करें, क्योंकि फंड मैनेजर कल उसका मन बदल गया या कुछ महीने बाद बदल गया, वो कब उसको जो है वापस उनको बेच देगा या उनका क्या नज़रिया है ये आपको नहीं पता है। तो सिर्फ कहीं पढ़ करके अपने हिसाब से खरीदारी मत करें, रिसर्च करें और किसी अच्छे फाइनेंशियल प्लानर की मदद से ही अपने शेयरों में खरीदारी करें। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। आज के पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बहुत सारे सवाल जो है हमको यूट्यूब पे भी आ रहे हैं, तो आपको बता दें कि वो प्रश्न भी हम अभी थोड़ी देर में सम्मिलित करेंगे, लेकिन पहले मोरेश्वर गदरे साहब जी से बात कर लेते हैं। अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। मोरेश्वर जी, केम छो? नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं सर? ठीक है। और क्या करते हैं मोरेश्वर जी आप? मैं तो अभी एसबीआई में हूँ। किसमें है सर? एसबीआई 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 में है। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। और क्या प्रश्न आज पूछने के लिए आप हमारे साथ जुड़े हैं सर? नहीं, मैंने आईडीएफसी म्यूचुअल फंड का जो डेप शॉर्ट टर्म डेप फंड है जी। उसमें ऑलरेडी मैं इन्वेस्टेड हूँ। अच्छा। तो हाँ, तो वो आफ्टर 3 इयर्स का उसका यील्ड है वो 5% और समथिंग आता है। जी। तो उसमें मैं इन्वेस्टेड रहूं या वेदर आई विड्रॉ द फंड? ठीक ठीक, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके प्रश्न का उत्तर प्रबलीन जी से दिलवाते हैं। प्रबलीन जी, इन्होंने एक शॉर्ट टर्म फंड जो है आईडीएफसी बैंकिंग पीएसयू डेट फंड है, इसमें इन्होंने करीब 9 लाख रुपए निवेश कर रखे हैं। अब ये कह रहे हैं उसकी यील्ड करीब 5% के आसपास की है, तो क्या ये सही रिटर्न है? क्या मुझे इसमें बने रहना चाहिए या एग्जिट करके किसी और बेहतर विकल्प को आप सजेस्ट करना चाहेंगे? जो बैंकिंग एंड पीएसयू कैटेगरी है वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंकिंग सेक्टर में निवेश करती है। आपका 80% पैसा उनमें होना चाहिए। आईडीएफसी विपुल जी डेट फंड्स के हिसाब से एक बहुत अच्छा फंड हाउस है, एंड ड्यूरिंग द होल जो एक क्रेडिट क्राइसिस आई थी जहाँ पे बहुत डिफॉल्टिंग हुई, आईडीएफसी उससे बहुत क्लियरली बचा था उस पूरे फियास्को से। तो दो चीजें हैं जिनके बेसिस पे डिसीजन लिया जा सकता है। अभी तक से इंटरेस्ट रेट्स उतने हाई नहीं थे, और पिछले 1 साल में हमने देखा कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए तो एफडी के रेट्स भी बढ़ गए हैं, और जो हमारे बॉन्ड्स होते हैं, जो बोरोइंग्स होती हैं, वहां पे भी यील्ड्स बेटर दिखाई दे रही हैं। तो अगर इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा पुराना हो गया है तो शायद अभी उतनी अच्छी रिटर्न्स नहीं दिख रही होंगी। 3 साल का अगर समय पूरा हो गया है तो एग्जिट का सोच सकते हैं, बिकॉज उनको इंडेक्सेशन का वहां बेनिफिट हो जाएगा। बट पोर्टफोलियो का अब रिमेनिंग ड्यूरेशन कितना है, बिकॉज जो पोर्टफोलियोज हैं वो भी थोड़े टाइम बाद रीसेट होते हैं। सो अगर फंड मैनेजर अभी कह लीजिए नेक्स्ट 6 मंथ्स में ही रीस्ट्रक्चरिंग करने वाले हैं तो हायर यील्ड्स पे जो है पोर्टफोलियो की कंस्ट्रक्ट होगी। तो नॉट नेसेसरीली कि उनको एग्जिट कर ही लेना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, बिकॉज उनको हाई यील्ड्स का मुनाफा आगे चल के हो सकता है। तो मेरी सलाह होगी कि थोड़ा सा डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उनको ये प्लानिंग करनी पड़ेगी। बट फंड अच्छा है और लॉन्ग टर्म
डेट फंड जो अपना डेट पार्ट होता है फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो को क्रिएट करने के लिए इट्स अ गुड कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक्सपेंस रेशियोज भी हाई नहीं है, तो मैं मेरी विद द इंफॉर्मेशन अवेलेबल सलाह होगी कि आप इन्वेस्टेड रहिए। अभी इन्वेस्टेड रहिए सर, ये आपके लिए फिलहाल सलाह है। इस बीच राहुल दत्ता जी ने हमें प्रश्न पूछा है, जो कि कोलकाता से हैं, और इन्होंने कहा है कि इनका से संपर्क नहीं हो पाया हमारा, लेकिन इन्होंने जो प्रश्न भेजा है उसमें इन्होंने बताया कि इनकी उम्र 35 साल है और 15 से 20 साल का इनका नज़रिया है, और ये 1 से 2 करोड़ रुपए जो है जुटाना चाहते हैं। इन्होंने अपना पोर्टफोलियो भी हमें भेजा है। हम चाहेंगे कि ज़रा इस पोर्टफोलियो को स्क्रीन पे लाया जाए और प्रवीण जी से हम राय लेते हैं। कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड में ये 4,000 रुपये हर महीने लगा रहे हैं। मीरा एसेट मिड कैप फंड में 2,000 रुपये है इनकी। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड में 2,000 रुपये महीने लगा रहे हैं। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड भी इन्होंने ले रखा है, वहाँ 3,000 हर रुपये महीने लगा रहे हैं। क्वांट एक्टिव फंड में ये लगा रहे हैं 3,000 रुपये, और SBI फोकस्ड इक्विटी फंड में 1,000 रुपये हर महीने निवेश कर रहे हैं। अब इनका नज़रिया ये है कि ये 15 से 20 साल में ये 1 से 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाह रहे हैं। क्या इस तरह के अमाउंट से जो अभी ये निवेश कर रहे हैं उससे 15-20 साल में 2 करोड़ रुपए ये इकट्ठा कर पाएंगे? और जो इनका चुनाव है पोर्टफोलियो का, ये भी जानना चाह रहे हैं कि मेरे पोर्टफोलियो को आप रिव्यू करें ताकि मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच सकूं। जी, अभी इनकी जो एसआईपी है वो 15,000 रुपये महीना है, और विपुल जी इनने 4 हमें वेरिएशंस दे दिए हैं। 1 करोड़ 2 टाइम होराइजन में 15 साल और 20 साल, और 2 करोड़ 15 साल या 20 साल में। अब ये कौन सा इसमें से कॉम्बिनेशन चूज करेंगे, पर अगर ये 1 करोड़ 15 साल में क्रिएट करना चाहते हैं तो इनको करीबन 22,000 रुपये एसआईपी करने की जरूरत है। वहीं अगर वो 15 साल से बढ़ा के अपना जो टेन्योर है उसको 20 साल कर दें, तो हमारी कंपाउंडिंग विद टाइम बहुत रफ्तार से बढ़ती है। तो इनको सिर्फ करीबन 11,500-12,000 की एसआईपी करने की जरूरत है, यानी कि इनकी करंट एसआईपी ऑलरेडी उससे ज्यादा है। अगर इनका 2 करोड़ का लक्ष्य है तो 15 साल में उनको अराउंड 44,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पर यही अगर 20 साल हो जाता है उनका लक्ष्य, तो उनको करीबन 23,000 की इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत होगी। तो पहले तो थोड़ा सा क्लैरिटी से चलें कि वो क्या अमाउंट चाहते हैं टारगेट करना, और इसको किसी अपने लक्ष्य के साथ जोड़ें। जैसे कि आपकी रिटायरमेंट है, बच्चों की एजुकेशन है, तो इजी हो जाता है आपके गोल को भी क्वांटिफाई करना कि अमाउंट चाहिए कितना। जहां तक इनके पोर्टफोलियो का सवाल है, इनके पास सारे एक्टिव फंड्स हैं, करीबन 6 कैटेगरीज इनने कवर कर ली हैं। अच्छी बात यह है विपुल जी कि पोर्टफोलियो ओवरलैप कम है ओवरऑल स्कीम्स का। तो इन स्कीम्स में से मैं किसी में भी कुछ रिडक्शन तो नहीं बोलूंगी, ये 6 की 6 ये कंटिन्यू कर सकते हैं। पर इनके पास जैसे आप जो हम लार्ज कैप्स को एक बेसिक सेगमेंट मानते हैं, वो अवेलेबल नहीं है इनके पोर्टफोलियो में, जबकि इनको बाकी स्कीम्स के थ्रू उसका ऑब्वियसली थोड़ा एक्सपोजर मिल रहा है। तो अगर आगे चल के एक स्कीम सपोज बढ़ाएंगे तो एक इंडेक्स फंड निफ्टी 50 जोड़ सकते हैं, और करेंट पोर्टफोलियो के थ्रू इनको थोड़ा एक्सपोजर ग्लोबल मार्केट्स में भी मिल रहा है एक्सिस और पीपीएफ के थ्रू, सो विच इज गुड। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो इज फाइन। आगे पैसिव फंड को जोड़ने की गुंजाइश बनती है अगर अमाउंट अपना बढ़ाते हैं तो। जी, तो आपको जो सलाह दी गई है, अपने आपका पोर्टफोलियो सही है, लेकिन उसमें कुछ छोटे छोटे कुछ परिवर्तन बताए गए हैं प्रवीण जी की तरफ से। तो अगर आप उनको फॉलो करते हैं और जो नज़रिया आपका है, अगर आपका 20 साल का नज़रिया है, तो आसानी से आप उसी जितने पैसे आप लगा रहे हैं उतने में आप अपने लक्ष्य को निश्चित रूप से पा सकते हैं। लेकिन अगर आप समय अवधि कम करेंगे तो उसमें थोड़ा सा आपको अपनी अपनी एसआईपीज़ जो हैं वो थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। चलिए, अब हमारे पास से यूट्यूब के माध्यम से काफ़ी सारे जो दर्शक जुड़ रहे हैं और लगातार कमेंट कर रहे हैं। विजय कुमार बेबात्ता जी जो है गुड आफ्टरनून कह रहे हैं। गुड आफ्टरनून सर विजय जी, और इनका प्रश्न ये है कि क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड कैसा होता है, क्वांट का फ्लेक्सी कैप फंड कैसा होता है, और आपका इस पे राय क्या है प्रवीण जी? और ये भी जानना चाहते हैं प्रवीण मैम, काइंडली सजेस्ट ए गुड फोकस्ड फंड। तो एक फोकस फंड जो है ये चाहते हैं कि आप उनको सजेस्ट करें, और साथ ही साथ क्वांट फ्लेक्सी फंड पे ये आपकी राय जानना चाहते हैं। क्वांट के सारे फंड्स ही विपुल जी काफी मेरे ख्याल से हाईलाइटेड रहे हैं। पहले तो क्योंकि उनकी बहुत ही स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस रही है जो हमने पिछले 1-2 साल में देखा है, और अभी थोड़ा सा अपने अडानी ग्रुप में एक्सपोजर की वजह से अगेन वो चर्चा में रहे हैं। सो जो क्वांट एज अ फंड हाउस है उसकी स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग है। ज्यादा वो
इमोशनलेस इन्वेस्टिंग में बिलीव करते हैं और एक मॉडल को फॉलो करते हुए इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। सो एज अ फंड हाउस उनने, अगर हम बोलें कि आपकी बॉटम लाइन बताती है कि फंड हाउस कैसा है, तो ऑब्वियसली उनने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और एक क्रेडिबल फंड हाउस के तरीके से निकल के आ रहा है। पर अगर कहीं ना कहीं विजय जी रिटर्न्स को चेज कर रहे हैं, अगर उस एक बायस में पड़ रहे हैं, तो फिर मैं बोलूंगी कि आप प्लीज अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन को एक बार रिव्यू करिए। ओवरलैप आप चेक कर लीजिए, आपके पास बाकी दूसरी कौन सी स्कीम्स हैं, उसके साथ क्या क्वांट का फ्लेक्सी कैप उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, ताकि आपके पास डिफरेंट स्टॉक होल्डिंग्स हो इस स्कीम के थ्रू। तो आई थिंक वो एक चीज आप कर लीजिए। अदरवाइज फंड हाउस अच्छा है, स्कीम में भी कोई बुराई नहीं है। और एज एन इन्वेस्टर आपको स्कीम के बुरे वक्त में उसका साथ देना है, आई थिंक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फेयर वेदर फ्रेंड नहीं रह सकते। और ये एक सवाल एंड इनका फोकस फंड को लेकर के भी था एक। आई थिंक एसबीआई का फोकस्ड फंड देख सकते हैं विपुल जी। आई थिंक इट्स अ वेरी ओल्ड क्रेडिबल फंड हाउस एंड गुड फंड रन बाय श्रीनिवासन जी। सो आई फील दैट्स अ गुड फंड। और ईयर टू डेट उतना अच्छा नहीं किया है, तो पास्ट एक साल के रिटर्न्स ना देखें। कई बार फंड्स जो उतना अच्छा नहीं करते हैं उनमें भी बहुत क्षमता होती है आगे चल के जी, अच्छा परफॉर्म करने। अभी आपने क्वांट के ऊपर टिप्पणी करते हुए जिक्र किया कि उनके हाल में एक्सपोजर ज़्यादा था अदानी ग्रुप को लेकर के, तो कुछ एक आंकड़े भी आए हैं कि ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को कितना नुकसान झेलना पड़ा है। हम चाहेंगे कि ज़रा वो आंकड़े जो है हम अपने दर्शकों को बताएं। 6,192 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अदानी की जो अलग अलग कंपनियों में जो जिस तरीके से गिरावट देखने को मिली है, ये फंड्स है और अदानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट से म्यूचुअल फंड को 6,192 करोड़ रुपए का कुल नुकसान हुआ है। टोटल जो निवेश है अदानी ग्रुप की कंपनियों में म्यूचुअल फंड की, वो करीब 25,187 करोड़ का था, जो कि अब घट करके 18,995 करोड़ रहा, जो नुकसान हुआ है उसकी वजह से। तो ये आपसे प्रवीण जी एक चीज़ हम यहाँ पर ही समझना चाहेंगे, और इसमें जो सबसे ज़्यादा एक्सपोजर जिसमें था उसमें निपॉन का था काफ़ी ज़्यादा, और वहाँ पे उनका इन्वेस्टमेंट जो है वो 5,600 करोड़ था, वो घट करके अब 4,100 करोड़ के आसपास रह गया। ये जो तमाम अभी आप जो जिक्र कर रही थी मैम, इस तरह की अगर कोई खबर आती है और उसकी वजह से जो बड़ी गिरावट देखने को मिलती है, म्यूचुअल फंड्स भी अपना एक्सपोजर बहुत सारी बड़ी कंपनियों में रखते हैं, ये कितना हर्ट करता है सेंटिमेंट्स को या फिर म्यूचुअल फंड्स की क्रेडिबिलिटी को? कैसे इस तरह की घटनाओं को कैसे देख रही हैं आप? बिल्कुल जी। आई थिंक दो तरीके हैं इसको देखने के। सबसे पहली बात तो जहाँ पे कंपनीज इन्वॉल्व है वहां पे हर साल तो नहीं, पर बीच में इस टाइप के इवेंट्स का आना एक, मैं बोलूँगी एक नॉर्मल चीज है कि कोई ना कोई विवाद हो सकता है, कोई ना कोई रीजन की वजह से कोई ऐसी कंपनी में एक्सपोजर होगा जो आपका सही नहीं कर रही है। अगर आप सत्यम की स्टोरी पे अगर हम वापस जाएं, जो बहुत जी। मतलब ऑफ कोर्स एक डिकेड से ज्यादा की बात है, तो सत्यम भी जो आपके इंडेक्स थे उसका पार्ट था। अडानी के दो स्टॉक्स निफ्टी 50 का पार्ट हैं, 5 इनके निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट हैं। तो मेरे ख्याल से इस टाइप के इवेंट्स डेफिनेटली टेम्पररीली हर्ट करते हैं, बट अडानी इज वन पार्ट ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट्स। बिल्कुल। एंड इंडियन स्टॉक मार्केट्स काफी बड़ी हैं और बहुत क्रेडिबल कंपनीज है। और इस टाइम पे ये जो इवेंट होते हैं और जो मार्केट इरोजन होता है, ये बहुत एक फियर फैक्टर की वजह से होता है। जैसे हमने कोविड में देखा था, जिस तरीके से गिरावट आई थी मार्केट्स में, ओवरनाइट कंपनीज के फंडामेंटल्स में कई बार चेंजेस नहीं होते हैं, इमोशंस और आपके सेंटिमेंट्स बहुत बुरी तरह हर्ट होते हैं। अडानी में अगर आप देखिए तो अभी कल परसों इनके रिजल्ट्स आए हैं, उसके बाद एकदम से बिल्कुल शेयर्स ऊपर भी गए। बाउंस बैक हुआ है, हाँ बिल्कुल। जी, बाउंस बैक किए हैं। तो आई फील यहाँ पे थोड़ा सा डस्ट को सेटल करके एक्चुअल स्टोरी क्या है शायद उसको निकलने में टाइम लगेगा। उनने 100 पेज की रिपोर्ट निकाली, इनने जवाब में 400 पेज की रिपोर्ट निकाली, इसके बीच में रियलिटी कितनी है? आई थिंक फिगर्स विल टेल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट एज एन रिटेल इन्वेस्टर हम लोग, हमारे हाथ में बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है। अगर मेरे भी किसी फंड का एक्सपोजर है तो बिल्कुल। हम इम्पल्सिव डिसीजन ना लें। आई थिंक फंड मैनेजर्स जो है या इंडेक्स है वो अपने आप रीस्ट्रक्चर होके उसको रिजॉल्व करेगा। सो आई थिंक आप अपना प्रोसेस जो कर सकते हैं, अपना पार्ट उसको करिए। ठीक। कुछ चीजें हमारे डायरेक्टली कंट्रोल में नहीं है। तो आप लोग अपना जो निवेश जिस तरीके से एसआईपीज कर रहे हैं उसे करते रहिए। फंड मैनेजर सक्षम है इन तमाम चीज़ों को पढ़ने देखने के लिए, और इसीलिए जो है वो फीस लेते हैं। तो आप अपनी एसआईपी जारी रखिए, और जैसे खबरें आएंगी वैसे वैसे कम और क्लैरिटी आएगी तो फंड मैनेजर ये निर्णय लेंगे कि उन्हें और एक्सपोजर बढ़ाना है, कम करना है, या नहीं रखना है वहाँ एक्सपोजर।
तो आप उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आप लोगों के लिए सलाह है। धर्मेंद्र जी का प्रश्न ले लेते हैं। यूट्यूब पे इन्होंने हमारे पास प्रश्न भेजा है। इन्होंने कहा कि मेरे पास पिछले 10 साल से ICICI इंफ्रा, UTI इंफ्रा, सुंदरम इंफ्रा, ICICI एक्सपोर्ट सर्विसेज और ICICI मल्टी एसेट और साथ में कोटक फ्लेक्सी कैप ले रखे हैं। प्रॉफिट में हूँ, रखे या फिर अभी निकल जाएं। तो ये एक इन्होंने पोर्टफोलियो भेजा जिसमें ज़्यादातर कम से कम 3 जगह पर जो है वो फंड ऐसे हैं जो कि इंफ्रा फंड है। इसके अलावा इन्होंने जो लोग ले रखे हैं ICICI एक्सपोर्ट सर्विस फंड, ICICI का ही मल्टी एसेट ले रखा है, कोटक का फ्लेक्सी कैप ले रखा है। अभी ये जानना चाह रहे हैं बने रहें या फिर निकल जाएं। इसके अलावा एक छोटा सा सवाल और भी इन्होंने हमें भेजा है और उन्होंने कहा कि हाल ही में इन्होंने सुंदरम फ्लेक्सी कैप और HDFC मल्टी कैप और SBI बैलेंस एडवांस फंड भी लिया हुआ है। मुझे लमसम इन्वेस्ट करना है, प्लीज़ सजेस्ट करें कि मुझे किस में निवेश करना चाहिए। तो ये 2 प्रश्न इन्होंने भेजे हैं और आपसे उत्तर जानना चाहते हैं मैम। एग्जिट जो है विपुल जी म्यूचुअल फंड से, ये 3-4 चीजों के बेसिस पे डिसाइड होना चाहिए। नंबर 1, अगर आपका गोल पास आ रहा है, आपको पता है आपने 3 साल में रिटायर होना है, तो अब आप अपना इक्विटी से पैसा निकाल के डेट पे डालना शुरू करें। दूसरा, ऑफ कोर्स आपका रीजन हो सकता है जस्ट टू पुट प्रॉफिट्स, पर अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए कि उस प्रॉफिट को आप निकाल के फिर आप कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे। इनका ऑलरेडी थोड़ा सा एक्सपोजर जो है वो थीमेटिक फंड्स इंफ्रा की तरफ है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम इस साल के बजट में देखिए तो बहुत, आई थिंक कैपेक्स को बहुत बूस्ट मिला है। 33% हाइक है, 10,000 करोड़ से लाख करोड़ से ज्यादा की जो स्पेंडिंग है वो बजट में एलोकेट हुई है। सो वैसे ये थीम मुझे लगता है कि अभी थोड़ा कंटिन्यू कर सकते हैं, बट एक पोर्टफोलियो के लिहाज से मैं बोलूंगी कि बहुत ज्यादा एक्सपोजर किसी भी एक सेक्टर को आप मत दीजिए, पोर्टफोलियो उससे रिस्की हो जाता है। सो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग प्रोबेबली आप यहाँ कर सकते हैं, और फिर उस पैसे को जो आपका प्रॉफिट है उसको आप अपनी एसेट एलोकेशन के हिसाब से, गोल्स के हिसाब से बाकी इन्वेस्ट करिए। जो सेकंड सवाल इनने पूछा है, आई थिंक 2-3 फंड्स में कि हाँ, 2-3 फंड है उसमें। उन्होंने कहा कि सुंदरम फ्लेक्सी कैप, HDFC मल्टी कैप, SBI बैलेंस एडवांस फंड लिया हुआ है, मुझे लमसम और इन्वेस्ट करना है, तो मुझे कुछ एक फंड आप सजेस्ट करें जहाँ पे मैं खरीदारी कर सकता हूँ। इसका जवाब विपुल जी, इट इज लाइक कि साइकिल पे बैठना है, बाइक पे, गाड़ी पे बैठना है। अब इसका जवाब तो मैं तभी दे सकती हूँ जब आप बताएंगे कि आपने कन्याकुमारी जाना है या बगल में ही जाना है, 2 किलोमीटर दूर जाना है तो आप साइकिल करते हुए जा सकते हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है तो इक्विटी की तरफ रखिए, लंबी दूरी है तो आप अपना एलोकेशन ज्यादा इक्विटी की तरफ रख सकते हैं। अगर चाहते हैं कि 4-5 साल का ही एक्सपोजर लेना है तो आई थिंक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में थोड़ा सा रिस्क लिमिट हो जाएगा। जी मैम, इन्होंने अपनी उम्र 53 साल बताई है, तो अब मुझे इन्होंने बताया नहीं, लेकिन हो सकता है शायद रिटायरमेंट को लेकर के कुछ प्लानिंग सोच रहे हो। ये अभी इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन 53 एज है। अगर ऐसा है जी, अगर ऐसा है और इनका जो पोर्टफोलियो है क्योंकि वो थीमेटिक फंड्स की तरफ से थोड़ा रिस्की है, तो आई थिंक एक बैलेंस्ड एडवांटेज या मल्टी एसेट कैटेगरी भी यहाँ पे बुरा एडिशन नहीं रहेगी। मल्टी एसेट भी मैं बोलूंगी देख सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे थोड़ा गोल्ड को भी एक्सपोजर मिल जाएगा। सो थोड़ा सा विपुल जी और इन्फॉर्मेशन हो तो एक्चुअली नहीं, अभी के लिए इन्होंने इतनी बातें लिखी हैं, मुझे लगता है कि आगे अगर ये ऐड करते हैं और अपनी टिप्पणी भेजते हैं तो हम आपसे पूछ लेंगे। इस बीच विजय कुमार जी ने जो है मैम आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहा है कि आपने जो है आप जो प्रश्न का उत्तर दिया है उसके लिए वो आपको धन्यवाद कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, अपना सवाल भेजने के लिए, हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। अगले दर्शक का प्रश्न ले लेते हैं। मीनू शर्मा जी ने प्रश्न पूछा है और ये कह रही हैं कि मेरी बेटी 2 साल की है, कहाँ निवेश करें जिससे उसकी पढ़ाई के लिए अच्छा खासा रकम जो है वो इकट्ठा हो जाए। और ये मुझे लगता है कि बहुत लोग जो कार्यक्रम हमारे देख रहे हैं उनमें से बहुतों के सवाल होंगे जिनके छोटे बच्चे हैं कि अगर 2-3 साल का बच्चा है तो उसकी पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन, क्योंकि अब जिस तरीके से खर्च बढ़ रहे हैं और ख़ासतौर से एजुकेशन जितनी महंगी होती जा रही है तो एक बड़ा अमाउंट चाहिए होता है। तो ये जानना चाह रही हैं और बहुत सारे लोग जानना चाह रहे होंगे कैसे पोर्टफोलियो बनाएं कि बच्चे की पढ़ाई के लिए जो 2-3 साल का है, मान लीजिए कि 10-15 साल बाद उसको अगर आवश्यकता रहती है तो फिर कहाँ पैसे लगाने चाहिए। विपुल जी, एक तो 2 साल की उम्र में ही शुरुआत करने की सोच रहे हैं बच्चे के लिए, आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस थिंग। यहाँ पे सबसे पहली मैं चीज इनको सजेस्ट करूंगी कि बच्चे के नाम का एक माइनर अकाउंट खोल लें जो उनकी गार्जियनशिप में हो, एंड लेट द मनी गो फ्रॉम दैट अकाउंट, जो माइनर अकाउंट होगा।
उससे ना एक कमिटमेंट बन जाती है। जब आप अपने बच्चे के नाम पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो थोड़ी सी कम वो होगी कि जब एक की कहीं निकाल लें पैसा किसी और चीज के लिए यूज कर ले, तो एक तरीके से वो बंध जाता है कि आपने बच्चे के माइनर अकाउंट से ही डाला हुआ है पैसा एसआईपी के जरिए। 16 साल तक का आराम से इनका होराइजन बन जाएगा, क्योंकि अगर बच्चा 18 साल में करीबन हम मान लीजिए कॉलेज एंटर करता है, एंड आई थिंक 16 इयर्स बहुत अच्छा वक्त है जब इनको इक्विटीज एक बेहतर रिटर्न दे सकती है, क्योंकि इस टाइम पे अगर हमारी कल रिटेल जो हमारा इन्फ्लेशन है जिसको हम मानते हैं वो करीबन 6-6.5% के बीच में निकला है, जी। और विपुल जी जब हम एजुकेशन इन्फ्लेशन की बात कर सकते हैं तो वो 8 to 10% है इस टाइम पे इंडिया में। तो आप खुद देख सकते हैं कि यानी कि जो कॉलेज फीस है, जो आज करीबन अगर हम 10 लाख सालाना लेके चले, तो वो आने वाले 16 सालों में कितनी ज्यादा हो जाएगी। तो एक बहुत जो इसका सिंपल तरीका है कैलकुलेट करने का, अगर आप तो आप 72 से जो भी आप इन्फ्लेशन फिगर ले रहे हैं उसको आप डिवाइड कर दीजिए। तो अगर हम 72 से 10% इन्फ्लेशन लेके चले, तो यानी कि 7.5 ईयर्स में करीबन आपका जो कॉलेज की फीस होगी वो डबल हो जाएगी, और इनका 16 साल का होराइजन है। तो यानी कि 2.5 टाइम्स हम लेके चल सकते हैं उसको बेसिकली। तो यहाँ पे एसआईपी से शुरुआत कर ले, सिंपल कोर बना ले एक निफ्टी 50 और एक मिड कैप 150 के इंडेक्स फंड से, और उसके साथ थोड़ा सा ग्लोबल एलोकेशन मैं सजेस्ट करूंगी, और एक कोई एक्टिव फंड जोड़ लें चाहे मल्टी कैप कैटेगरी से, ताकि वहां पे जो एक डेफिसिट होता है जो इंडेक्स नहीं कवर कर पाता उसको वो कंप्लीट कर सके। तो उम्मीद करते हैं मीनू जी आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, और हमारे तमाम जो दर्शक हैं जो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे इकट्ठा करना चाह रहे हैं तो वो उनको भी मुझे लगता है उत्तर मिल गया होगा। राजेश जी से बातचीत कर लेते हैं, वाराणसी से जुड़े हैं हमारे साथ। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं राजेश जी आप? बहुत बढ़िया है सर। वाराणसी में इस समय मौसम कैसा है? हवा चल जी से क्या कह रहे हैं सर? गई है सर दोबारा। आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है। चलिए अपना प्रश्न प्रश्न पूछिए सर, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? राजेश जी आवाज मिल रही है आपको? गवर्नमेंट जॉब में हूँ दिसंबर 2020 से। अच्छा अच्छा, तो गवर्नमेंट जॉब में है दिसंबर 2020 से, बहुत अच्छी बात है। और लेकिन अभी मेरा इंटरेस्ट नहीं कट रहा है। अच्छा, ईपीएफ नहीं कर तो मैं आपका? ये जानना जी चाहता हूँ कि मुझे एनपीएस कटवाने में प्रॉफिट होगा, या फिर उसी अमाउंट को मैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी करूँ हर महीने 6,000 रुपए की, तो वो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा सवाल है मैम। एनपीएस और म्यूचुअल फंड में कौन सा सही होगा? ठीक है, अगर म्यूचुअल फंड में लगाना हो तो कौन सा म्यूचुअल फंड सही रहेगा? माफ करिएगा। तो मैम इनका प्रश्न ये है कि सरकारी जॉब में है 2020 से, लेकिन अभी इनका पीएफ नहीं कट रहा है, और ये जानना चाह रहे हैं कि मुझे एनपीएस में पैसे लगाने चाहिए या फिर उन्हीं पैसों को जो 5,000 6,000 रुपये लगाना चाह रहे हैं वो सीधे म्यूचुअल फंड में लगा दें, और अगर म्यूचुअल फंड में लगाने हैं तो किस तरह के म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना चाहिए। अगर ये दो ऑप्शन हो, म्यूचुअल फंड या एनपीएस, तो आप किसे ज़्यादा प्रेफर करेंगे? डिफिकल्ट क्वेश्चन है विपुल जी ये, बिकॉज एनपीएस में पहली बात तो आप कौन सी कैटेगरी चुन रहे हैं। आप प्योर इक्विटी वाले में जा रहे हैं, आपका एलोकेशन जो है वो गवर्नमेंट स्कीम्स की तरफ वाला ज्यादा है, बिकॉज उसमें भी डिफरेंट स्टाइल से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एनपीएस का जो एक फायदा है कि अगेन एक बंध जाता है, एक कमिटमेंट ज्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड्स, बिकॉज आप उतना इजीली एंट्री एंड एग्जिट नहीं करेंगे। बट उसमें जो एक डिसएडवांटेज ये होता है कि जो हाईएस्ट एलोकेशन है इक्विटी में वो 75 पे ही सील हो जाती है, अगर आप मैक्सिमम एक्सपोजर टू इक्विटी वाला प्लान भी लेके चले तो वो एक डिसएडवांटेज होगा। अदरवाइज एनपीएस एक अच्छा तरीका है इन्वेस्ट करने का। और वहां पे जो एक छोटा सा दूसरा डिसएडवांटेज है कि जब मैच्योरिटी आएगी तो आपको थोड़ा पैसा एक एन्युटी में डालना है, यानी कि आपके पास पूरे पैसे के ऊपर एक्सेस नहीं होगा एट द टाइम जब वो मैच्योर होगा। तो आई थिंक ये दो छोटे डिसएडवांटेज हैं, अदरवाइज एनपीएस इज अ गुड ऑप्शन। मैं यहाँ पे सलाह दूंगी कि बेसिक एसेट एलोकेशन को फॉलो करके ये ऐसे भी कर सकते हैं कि एक अपना पीपीएफ में थोड़ा एक्सपोजर ले ली फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो को क्रिएट करने के लिए, और दूसरा एक म्यूचुअल फंड्स में ले लें 50-50 या अभी 30-70 एलोकेशन के हिसाब से, जो भी उनका रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से। तो
थोड़ा एक्सपोजर डायरेक्ट इक्विटीज को हो जाएगा थ्रू म्यूचुअल फंड्स, और चाहे पैसिव स्ट्रैटेजीज उठा ले, वहां पे सिंपल होती है समझने के लिए, और थोड़ा एक्सपोजर पीपीएफ में। एंड जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है वैसे ही इधर अपना पीपीएफ का एक्सपोजर भी बढ़ाएं, जो कंट्रीब्यूशन है, और उधर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी बढ़ा लें। ठीक, तो आपके लिए दोनों विकल्प खुले हुए हैं सर। आप ऐसा कर लीजिए कि आप 50-50 या 30-70 के लिहाज से अपना एक जो है एक पोर्टफोलियो बना लीजिए। कुछ पैसे आप डालिए पीपीएफ में, कुछ पैसे आप डालिए म्यूचुअल फंड के अंदर, ताकि इक्विटी का एक्सपोजर लगातार आपको मिलता रहे। आने वाले समय में तनख्वाह बढ़ती है तो अपना एक्सपोजर भी आप बढ़ा सकते हैं। चलिए, इस बीच समय तो समाप्त हो गया, लेकिन एक छोटा सा सवाल आया है। सवाल तो खैर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मैं इनका सवाल ले लेते हैं। राशिद मोहम्मद साहब हमारे साथ जुड़े हैं। राशिद साहब नमस्कार। नमस्ते सर। कैसे हैं राशिद साहब आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं पुणे इंडिया से बात कर रहा हूँ। पुणे से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर। और बहुत अच्छी जगह है, बहुत खूबसूरत वेदर रहता है वहाँ पर, और मुझे बड़ा पसंद है पुणे। बताइए सर, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप? जी, मेरा क्वेश्चन है कि मैं एक लास्ट ईयर 1 साल से 4 म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहा हूँ, टोटल 6,000 रुपीज इन 4 म्यूचुअल फंड्स। तो अच्छा। जो मेरे एसआईपीज हैं वो जाती हैं फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी एंड एसबीआई फोकस्ड जी। और इसके अलावा 4,000। जी, 4,000 रुपये आप सुकन्या में भी लगा रहे हैं? जी, तो टोटल 10,000 का टोटल अमाउंट होता है, 6K इन म्यूचुअल फंड एंड 4K इन सुकन्या योजना। अभी मुझे अपना एसआईपी अमाउंट 2,000 से इंक्रीज करना है, तो एक मेरा क्वेश्चन था कि आप पोर्टफोलियो रिव्यू करवा दें, एंड देन अगर 2,000 रुपीज और एक्स्ट्रा डालने हैं तो इन्हीं फंड्स में ऐड करूं या कोई नया फंड ऐड करने की बिल्कुल सर, जरूरत है? बहुत अच्छा सवाल है, और बहुत डिटेलिंग के साथ आपने सवाल लिया है अपना। और ये बताइए कि आपका लक्ष्य क्या है, जो मैम प्रबलीन जी लगातार बता रही हैं, किस लक्ष्य के लिए? हाँ, तो सर मेरा यहाँ पे लक्ष्य अराउंड 12 ईयर्स का है, और ये डॉटर्स एजुकेशन के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, एंड मैं आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 50-70 लाख रुपीज, एंड आई विल ऑल्सो डू 10% स्टेप अप ईच ईयर। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत उम्दा लक्ष्य है आपका, और बहुत नेक विचार हैं आपके। अब जरा इस प्रश्न का उत्तर प्रवीण मैम से ले लेते हैं, समय की कमी है, लेकिन आपका प्रश्न का उत्तर ले लेते हैं। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड और सुकन्या में 4,000 रुपये हर महीने ये लगा रहे हैं। 2,000 रुपये की एसआईपी बढ़ाना चाह रहे हैं, तो क्या इन्हीं फंड में लगानी चाहिए? जो लक्ष्य इन्होंने तय किया है 12 साल में 50 लाख रुपये, वो क्या इनसे पॉसिबल होगा? अभी 10,000 रुपये ये जो है निवेश कर रहे हैं, जिसमें 4,000 रुपये हर महीने सुकन्या के भी हैं। बहुत अच्छा है विपुल जी। एक तो एसेट एलोकेशन का ध्यान रखा है, 60% इक्विटीज में आ रहे हैं, 40% फिक्स्ड इनकम में जा रहा है सुकन्या के थ्रू। जो 12 साल का लक्ष्य है, अगर इनकी एसआईपी जो है और इसको स्टेप अप करेंगे, मेरे ख्याल से ये अचीवेबल होना चाहिए। डेफिनेटली उसके क्लोज पहुंच जाएंगे अपने रिटर्न्स, अगर हम बेसिक 11 भी लेके चले। जो 2,000 की इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मुझे लगता है उसमें से एक 500 रुपीज ये किसी एग्जिस्टिंग अपनी एसआईपी में बढ़ा दें, और 1,500 रुपए मैं बोलूंगी कि एक बाहर के फंड में डालें इस टाइम पे, या तो S&P 500 या नास्डैक 100 में एलोकेशन ले लें। डॉटर के लिए है तो थोड़ा सा रुपी डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल सकता है गोइंग फॉरवर्ड, और एक इंडियन मार्केट से हटके इनको एक्सपोजर मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से 1,500 रुपीज का एलोकेशन वहां, 500 रुपीज से करंट इन्वेस्टमेंट्स में ही, जहां पे मिड कैप्स में स्पेशली मेरे ख्याल से फोकस्ड इमर्जिंग इक्विटी में ये अपना एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। चलिए, तो आपको उम्मीद करते हैं राशिद भाई उत्तर मिल गया होगा, और आप जो लक्ष्य चाह रहे हैं निश्चित रूप से वो लक्ष्य पूरा हो, यही हमारी तरफ से शुभकामना है। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। आज समय से ज़्यादा आपने समय दिया, क्योंकि दर्शक काफ़ी ज़्यादा लगातार आपसे प्रश्न पूछना चाह रहे थे, और आप जब भी आती हैं हमारे दर्शकों को जो है बहुत लाभ मिलता है, उनको अपनी स्ट्रेटजी अपनी प्लानिंग करने में बहुत मदद मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आज के लिए। थैंक यू विपुल जी, हमारे लिए भी इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस, सो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी। तो फिलहाल अब हेलो मनी 9 को समेटते हैं, लेकिन हम हर रोज़ जुड़ रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने आज शेयर बाजार के बारे में सवाल किए, तो उनको बता दें शुक्रवार का दिन निश्चित है, आपके सभी सवालों के जवाब शुक्रवार को दिए जाएंगे, और कल पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए तमाम विषयों को सुलझाएंगी प्रियंका संभव जी, आपके साथ जुड़ेंगी। तो पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई भी विषय हो, कोई भी सवाल हो, तो आप अपने सवाल भेजते रहिए। आपके सवालों को हम इकट्ठा कर रहे हैं, और जिस दिन जिस विषय पर हम बातचीत करते हैं, आपके प्रश्नों के उत्तर हम कोशिश करते हैं कि उसके उत्तर अवश्य दिए जाएँ।
तो चलिए फिलहाल कार्यक्रम को यहीं पर समेटते हैं, लेकिन तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए लगातार मई9 के साथ। और इस बार का फॉर्मूला गुरु देखना मत भूलिएगा। इस बार के फॉर्मूला गुरु में हमने बात की है कि अदानी के ऊपर जिस तरीके से गाज गिरी और जिस तरीके से वहाँ गिरावट देखने को मिली, क्या सभी कंपनियां जिन पर की कर्ज लदा हुआ है वो सब जो है कहीं खतरे के निशान पर तो नहीं है? किस तरह की कंपनियां खतरे के निशान में हैं, किस तरीके की कंपनियों को अवॉइड करना चाहिए, इन तमाम विषयों को लेकर के इस बार का फॉर्मूला गुरु है। तो आज ही मई9 के यूट्यूब चैनल पर जाइए या फिर मई9 ऐप पर जाइए और वहाँ पे फॉर्मूला गुरु देखिए और अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।